देखिए, कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जो ना हो तो अच्छा है। मैं कैंसर का डॉक्टर होकर ये बात कह रहा हूँ। कैंसर इम्यूनोथेरेपी में मैं काम करता हूँ और मुझे लोगों ने अक्सर पूछा सा रहा कि आप जो है कैंसर के बारे में विस्तार से बताते हैं, तो लेकिन कैंसर ना हो इसके बारे में भी तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो कभी धूम्रपान नहीं किया था, पान भी नहीं खाया था, शराब का सेवन भी नहीं किया, बड़ी सिंपल सरल ज़िंदगी गुजारते थे, फिर भी कैंसर हो गया। होता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों की मात्रा कम है। कैंसर जो है वो बीमारी हमारे खाने से भी रिलेटेड है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। इन सब चीज़ों के आधार पे भी कैंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। हमें खाना उतना खाना चाहिए कि जब हम भूखे रहें, खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहे। हम खाना खाते हैं उतना कि जब हम पूरा पेट भर लेते हैं। अब खाना खाया नहीं जा सकता भाई, तब हम उठते हैं। तो हम अपने खाने का हिसाब उतना रखें, चाहे पहलवान खाना खा रहा है, चाहे एक दुबला पतला आदमी खाना खा रहा है, भूखा उठे। पहलवान को भी खाना खाते में भूखा उठना है और एक कमज़ोर आदमी को भी खाना खाते में भूखा उठना है। मतलब ये कि जितना भी खाना मैंने खाया वो सब पच गया। अगर उसका पचना मुश्किल है तो वो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए सेल्स का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, और सेल्स का जब भी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तो कुछ मात्रा में ख़राब सेल बन जाएंगे। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। पल्सेस इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आती हैं। पल्सेस से मुराद है दालें, जो हम दाल खाते हैं। आपने कभी भी बाहर जो लोग जाते हैं, आजकल तो सभी लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाना कोई, आपने कभी नहीं देखा होगा अंग्रेज़ दाल खाते हैं। दाल खाता हुआ अंग्रेज़ आपको बहुत कम मिला होगा, शायद मिला ही नहीं होगा। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, दालों का खाना बहुत नहीं माना जाता है। दाल बेसिकली ये नहीं मतलब है इसका कि दाल जो है वो अमेरिकन जानते नहीं है कि दाल क्या होती है, या वो अंग्रेज़ जानता नहीं है कि दाल क्या होती है। दाल उसे पता है दाल क्या होती है, लेकिन खाता नहीं है वो। क्योंकि दाल जो है वो खाने में पचना मुश्किल होता है। दाल की जो हमारी पाचन शक्ति है उसको बहुत कार्य करना पड़ता है उसको पचाने में। जैसे कि मिसाल के तौर पे बेसन आप खा लें तो बेसन से पेट खराब हो जाता है यूजुअली। हम कहते हैं तेल से हो गया, लेकिन बेसन खुद भी एक भारी खाना है। बाजरा बहुत भारी खाना है। बाजरे की रोटी खाना बहुत मुश्किल है। गेहूँ तकरीबन हम सब खा लेते हैं। इसी हिसाब से अगर गेहूँ की तुलना दाल से करें तो दाल बहुत भारी खाना है। भारी खाना जो देर तक पेट में रहे और पाचन शक्ति को ज़्यादा काम करने पे मजबूर करे, वो इन्फ्लेमेटरी खाना होता है। इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन का हिंदी अनुवाद सूजन है, जो सही अनुवाद नहीं है। इन्फ्लेमेशन से मतलब होता है मुस्तकिल जद्दोजहद, उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। देखिए, खाने में भारत में हम दूध का सेवन बहुत करते हैं। एक बहुत कुछ साल पहले एक चला चली थी कि हम सेपरेट मिल्क पिएं। सेपरेट मिल्क का मतलब है कि टोन्ड मिल्क, जो दिल्ली में जैसे मिलता है और हर बड़े शहर में मिलता है, डबल टोन्ड मिल्क। ये टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क अच्छा नहीं है। इसमें क्या है कि दूध में दो कंपोनेंट होते हैं। एक दूध में क्रीम होती है मिल्क में, और एक उसके अंदर लैक्टोज होता है। दूध से हमें एक तो फुल क्रीम मिल्क लेना चाहिए। आज की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से मुराद होती है चिकनापन। कोलेस्ट्रॉल जो है वो चिकनाहट प्रोड्यूस करता है शरीर के अंदर। आपकी त्वचा जो है चमकती है जब कोलेस्ट्रॉल अच्छी होती है। मोटे लोगों की त्वचा देखा है ना, चमकती है। दुबले पतले लोगों की उतनी त्वचा चमकती नहीं है। दूसरा ये कि जोड़ होते हैं हमारे शरीर के, ये जब हम जोड़ चलाते हैं तो इनमें चिकनापन होना चाहिए। ये भी कोलेस्ट्रॉल पे आधारित है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार की होती है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। कहते थे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लेकिन क्या है, कोलेस्ट्रॉल टोटल हम जब लेंगे ना
तभी गुड भी बढ़ेगी और तभी ख़राब भी बढ़ेगी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है, नई नई चीज़ें होती रहती हैं। देसी घी जो है बहुत अच्छा माना जाने लगा आज की तारीख में। आज अंग्रेज़ के प्रोग्राम आप देखिए खाने के, टीवी पे बहुत प्रोग्राम आते हैं खानों के, उसमें वो देसी घी यूज़ करते हैं खाने में। ऑलिव ऑयल तो बहुत ज़माने से यूज़ करते थे। अच्छा, देसी घी का उन्होंने अंग्रेज़ी भी नहीं करी है, तर्जुमा भी नहीं है उनके पास, तो वो देसी घी ही बोलते हैं उसको। तो हम उनसे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, देसी घी खाना चाहिए। लेकिन देसी घी कहाँ का खाना चाहिए? बाज़ार का देसी घी है या नहीं मुझे नहीं पता। घर का देसी घी खाना चाहिए। जितना भी घी देसी घी निकले, घर में यूजुअली हमारे घर में 1 किलो 2 किलो दूध तो आता ही है। उसकी बलाई जो है वो दिन भर के घी के लिए बहुत होती है। उस बलाई को आप घी बना लीजिए, वो घी आपके लिए बहुत अच्छा है, पूरे दिन चलेगा। उतना ही घी खाना चाहिए। वो जो दूध था वो भी पी लिया, वो घी भी खा लिया। इसी तरीके से हम दूध से दही बनाएं। लेकिन अगर आप दूध से दही बनाने की कोशिश करेंगे घर में, और आप कमर्शियल दही जो बाज़ार में मिल रहा है डब्बों में पैक, उससे आप बनाएंगे तो दही नहीं जमता है। इसलिए नहीं जमता है कि वो दही प्रोसेस्ड दही है, उसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा दही में बहुत कम है। और वो दही का लैक्टोबैसिलस इस लिहाज से बनाया गया है कि उससे आप दही जमा नहीं सकते। वो लैक्टोबैसिलस का घोल फैक्ट्री में ही मिलेगा आपको। अगर उससे आप लेके दही जमाएंगे तो जम जाएगा, लेकिन दही से दही नहीं जमेगा। दही कौन सा अच्छा माना जाता है? जो सार हो, खट्टा दही हो, थोड़ा खट्टा। हम पहले ज़माने में दही जो खाया करते थे, वो दही बेचने वाला आता था, जो सर पे रख के दही बेचता था गाँवों में। आपने कभी देखा है उसको? उससे हम दही खरीदते थे और उसके दही को खट्टा कहते थे। उससे हम कड़ी बनाया करते थे, दही की खट्टी कड़ी होती थी। दही वो दही है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जिसमें लैक्टोबैसिलस है। सार होने का मतलब है कि लैक्टोबैसिलस उसके अंदर है, उसने एसिड प्रोड्यूस किया उसके अंदर। अगर उसने एसिड प्रोड्यूस नहीं किया, लैक्टोबैसिलस की मात्रा ही कम है, तो वो दही दही नहीं है। वो खाली एक प्रोसेस फूड है जो आप खा रहे हैं। वो दही की क्वालिटी नहीं दे रहा है। पहले ज़माने में मैंने यूनानी बुक्स पढ़ी हैं, कुछ हकीमों का कहना ये होता था कि हमें हैरत है कि जो लोग दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं। मतलब ये कि दही खाने वाले को सारे पोषण मिल जाते हैं दही से, लेकिन वो दही वो नहीं है जो डब्बे की पन्नी उतार के आपने खाया। दही वो होना चाहिए जो घर में जमा के आपने खाया। सबसे बुरा खाना क्या है ये सुन लीजिए, शक्कर। गन्ना बुरा नहीं है। गन्ने का जूस आप कितना पी लेंगे? 2 गिलास, शायद 2 गिलास भी बहुत कम लोग पीते होंगे, 1 गिलास भी बहुत कम पीते होंगे। लेकिन शक्कर कितने से बनती है? गन्ने से। बहुत ज़्यादा गन्ने से बहुत कम शक्कर बनती है। बहुत ज़्यादा गन्ना चाहिए तब हमें शक्कर मिलेगी। कुछ का कहना है 7 गन्ने 8 गन्ने मिलाओ तब जाके थोड़ी सी शक्कर बनती है। मालूम ही है। तो शक्कर तो बहुत महंगी होती है ना गन्ने के मुकाबले में। रिफाइंड शुगर ये ख़राब है, गुड़ फिर भी बेहतर है। रिफाइंड शुगर क्यों ख़राब है? रिफाइंड शुगर का जो प्रोसेसिंग है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, और केमिकल्स का एक्सट्रैक्शन शुगर से हो नहीं पाता है। तो वो शुगर जो है वो ख़राब है। रिफाइंड शुगर ख़राब है, हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। वो क्या करती है? सिंपली, शुगर मना नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा शुगर की बात कर रहा हूँ कि हमने सुबह से शाम तक मिठाई खूब खाई, वो गलत है। कभी कभी ओकेजनली मिठाई खा ली, ठीक है। चॉकलेट भी हम खाते हैं, वो भी गलत है। केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, वो भी हमेशा नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। प्रोसेस फूड की बात करूं मैं। प्रोसेस फूड हम खाते हैं, आपने सुना होगा प्रोसेस फूड बहुत कॉमनली हम कहते हैं भाई प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। आपको समझते होंगे प्रोसेस फूड शायद बर्गर होता है, आपकी समझ में आएगा। शायद चाइनीज़ फूड होता है, वो उसको हम सोचते हैं वो प्रोसेस फूड है, और शायद हम ना ये सब प्रोसेस फूड नहीं है। जो पैदा हुआ बच्चे को हम खिला रहे हैं वो प्रोसेस फूड है। सबसे ज़्यादा हम अपने नियोनेट को प्रोसेस फूड खिलाते हैं जब उसकी वीनिंग शुरू करते हैं। पैदा हुए बच्चे को तो हम दूध पिलाते हैं डब्बे का, वो प्रोसेस फूड है। सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड तो हम 2 साल में खा लेते हैं ज़िंदगी के। अपनी ज़िंदगी के 2 साल जो पहले हमारे होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड हम उस वक्त खाते हैं। और हम एडवर्टाइजमेंट देख के खाते हैं, और पड़ोसियों से प्रोत्साहित मोहित होकर खाते हैं कि वो भी खिला रहा है, हम भी खिलाएं। उसने डब्बा ये वाला दिया, अरे भाई ये डब्बा कितने का आता है? भाई ये 270 रुपये का आता है, बड़ा अच्छा है, बच्चा बड़े चाव से खाता है। लेकिन वो तो प्रोसेस फूड खा रहा है।
हमने 4 महीने पे खीर खिलाई, घर में पका के खीर नहीं खिलाई। हमने पाउडर निकाला, गर्म पानी मिलाया, उसको मिला के खीर खिला दी। वो प्रोसेस फूड तो खिला रहे हैं आप उसको, और क्या खिला रहे हैं? क्योंकि कमर्शियल स्केल पे बनाया गया है, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का पता ही कब है कि कहाँ कहाँ से लिए गए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको क्या पता है? पहले उन्होंने उसको मशीन से पकाया, फिर गलाया, फिर सुखाया, फिर पाउडर फॉर्म में बनाया और पाउडर को डिब्बे में बेच दिया, और आपने उसमें पानी मिलाया और आपने खिला दिया। दैट इज प्रोसेस फूड। अच्छा, वो प्रोसेस फूड जो है वो इस किस्म का है कि वो इम्यूनोलॉजी को प्रोसेस इम्यूनोलॉजी की तरह 2 साल की बच्चे को डेवलप करता है। अब आपने 2 साल के बाद बच्चे को अपना खाना खिलाना शुरू किया, अब उसकी इम्यूनोलॉजी को जोड़ लगा। जो इम्यूनोलॉजी प्रोसेस फूड पे तैयार हुई थी, वो इम्यूनोलॉजी अब शिफ्ट कर रही है अपने आप को डिफरेंट फूड पे, जो आपने घर में खाना आप खुद बड़े होके खा रहे थे कि भाई अब बच्चे को चावल खिलाओ, भाई बच्चे को अब ये खिलाओ, बच्चे को खाना बैठ के मेज़ पे खिलाइए। तो आपने उसको खाने को इंट्रोड्यूस अब पहली मर्तबा उसके लिए किया, लेकिन 2 साल तक आपने जो बच्चे को खाना खिलाया उसकी पूरी इम्यून सिस्टम उस खाने पे निर्भर था। डब्बे का दूध सबसे ज़्यादा बच्चों में एलर्जीज करता है। मैं आपको बताता चलूँ, जिन बच्चों को एलर्जीज़ हैं, अगर आप प्रोसेस्ड मिल्क रोक दें तो एलर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे को एलर्जीज कैसे होती है? पैरों में खुजली हो रही है, लाल चकत्ते पड़ गए, बच्चा जो है उसके अक्सर स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। वो पाया गया कि वो मिल्क चेंज कर दो, मिल्क उससे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जो बच्चों की, जो पीडियाट्रिक्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो प्रोसेस्ड मिल्क और प्रोसेस्ड खाने के स्पॉन्सर से नहीं फाइनेंस होती हैं। अब दुनिया का एक नॉर्म हो गया कि हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। अगर वो मिल्क फूड फार्मूला बना रही है या वो खाने का फार्मूला बना रही है, हम उससे स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। मतलब वो बैन हो गया है अब दुनिया भर में, लेकिन हम आज भी खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं बच्चों को। तो प्रोसेस फूड जो है वो क्यों ना हम मेहनत करें और खाना पका के खिलाएं बच्चे को, खिचड़ी खिलाएं, चावल खिलाएं, वीनिंग करें उसकी, हम खीर खिलाएं, उससे वीनिंग करना चाहिए हमें। तो हमारे इम्यूनोलॉजी जो है, ये पाया गया कि इस ग्रुप में जो प्रोसेस फूड लेता है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होता है। वो 50 साल की उम्र में भी अगर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड जो पहला 2 साल का गुजरा था वो मायने रखता है उसकी ज़िंदगी के लिए। भारत में वेजिटेबल्स को हम पका के खाते हैं। हम में और उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। जब हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो वेजिटेबल्स को कच्चा खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं, हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है। हम पका के खाते हैं, मसाले डाल के खाते हैं। तो हमारे यहाँ करी बना देते हैं उसकी। तो उसका जो मुख्य इंग्रेडिएंट है जो हमें सेहत देना चाहिए वो लूज़ कर जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। उसमें कुछ इस किस्म के केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन को रोकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पका लेते हैं एक्सेसिवली तो वो केमिकल्स उसके जो उसका पोषण की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, वो खोजड़ा रह जाता है। पेट भरने की शक्ति तो रखता है, लेकिन जिस लिए खाया जाना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मीट में 2-3 तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक तो सी फूड होता है जिसमें फ़िश हम प्राइमरी भारत में खाते हैं, मछली खाते हैं। मछली बहुत अच्छा खाना माना जाता है मीट में। मछली खाने वाले लोगों के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा पोषण देती है, और चूँकि बहुत लाइट होती है और फिलिंग होती है, तो जो आपका स्टमक से संदेश ब्रेन में जाता है वो मछली खा के बहुत जल्दी चला जाता है। तो आप बहुत कम मात्रा में मछली खाते हैं। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि मुर्गे के बराबर मछली खा ले। मछली के 2 पीस खाए आपने का पेट भर गया, 3 पीस खाए आपने का पेट भर गया, क्योंकि संदेश भी जल्दी पहुंच गया ब्रेन को कि भाई खाना खा चुके हम। हमारा पूरा बॉडी जो है केमिकल से रिएक्शन से होती है ना। जैसे कि हमने किसी को छुआ तो महसूस हुआ कि ठंडा है, किसी को छुआ तो महसूस हुआ गर्म है। तो ऐसे ही हमारे पेट को भी छूता है खाने को, तो उसको मालूम होता है कि भाई खाना खा लिया मैंने, एनफ। तो मछली खाना अच्छा है। अब हम अक्सर ये कहते हैं कि रेड मीट और वाइट मीट में तुलना करते हैं कि वाइट मीट अच्छा है, रेड मीट ख़राब है। ऐसा नहीं है। वाइट मीट की मात्रा ज़्यादा चाहिए खाने के लिए बमुकाबले रेड मीट के। अगर हम रेड मीट कम खा रहे हैं तो हमें 3 गुना वाइट मीट खाना है उसके एनर्जी के लिए।
एनर्जी रेड मीट ज़्यादा देता है, वाइट मीट कम देता है। रेड मीट और वाइट मीट में सिर्फ इतना आसान अंतर है। अच्छा, चूँकि कोलेस्ट्रॉल रेड मीट में ज़्यादा होती है, अब मान लिया गया कि कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी है सेहत के लिए, अब तो साइंटिस्ट ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल तो बहुत अच्छा है भाई, हम लोग तैयार हो गए कि भाई बहुत अच्छा है। पहले से मालूम था कि बहुत अच्छा है, हम पहले से ही खाया करते थे चीज़ें अच्छी। तो हमारा जो खाना है वो रेड मीट भी बुरा नहीं है। रेड मीट तो बहुत लोग खाते हैं। तो रेड मीट से मुराद है कि 4 पैरों पे चलने वाले जानवर के गोश्त को रेड मीट कहते हैं, 2 पैरों वाले चलने वाले को वाइट मीट कहते हैं। जितनी बर्ड्स हैं उनका मीट वाइट है, चिकन समेत। फ़िश भी वाइट मीट में कैटेगराइज होता है, लेकिन फ़िश रेड मीट भी होता है। अगर आपने सैल्मन फ़िश देखी हो तो वो रेड होती है, उसको रेड मीट की तुलना में रखते हैं। है वो फ़िश लेकिन रेड मीट है, वो भी बहुत अच्छा पाया जाता है। खाने पे अगर हम कहें कि सबसे अच्छा खाना कौन सा है, जो सबसे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जो वो खाना लोग खाते हैं जिससे कि कैंसर नहीं होता, वो मेडिटेरियन फूड है। उनका सेवन क्या है, वो गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन वेल कुक्ड मीट खाते हैं। और मीट को बहुत ज़्यादा मसालों से नहीं पकाते हैं। तो अगर हम मसालों से पकाते हैं तो मीट में शक्ति कम हो जाती है और ज़्यादा खाना पड़ता है। अगर आप मसाला बग़ैर मीट खाते हैं तो कम मीट यूज़ होता है और पेट जल्दी भर जाता है। वो सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं। सलाद का सेवन सबसे ज़्यादा, वेजिटेबल्स का सेवन मेडिटेरियन फूड में होता है। वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। कैबेज है, बंद गोभी है हमारी जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते हैं, या सलाद के पत्ते हैं, वो लोग बहुत खाते हैं। वो खाना बड़ा हेल्दी माना जाता है। उससे हम जो है वो इन्फ्लेमेटरी फूड नहीं है। वो खाना हम जब खाएंगे तो पेट भर देगा, पेट जल्दी भरेगा, क्योंकि उसका रफेज बहुत होता है उसके अंदर। तो वो रफेज से हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। सेटाइटी सेंटर होता है जो स्टमक से आदेश देता है ब्रेन को कि भाई खाना रोक दो। ये खाना अगर हम दाल खाएंगे तो जब तक पूरी दाल पैक नहीं हो जाएगी पेट के अंदर, तब तक वो संदेश नहीं पहुंचेगा ब्रेन को। तो इसलिए हमें भूख लगती रहेगी। अगर हम पत्तों से शुरुआत करेंगे खाने की, वेजिटेबल्स से शुरुआत करेंगे खाने की, तो खाना हम कम खाएंगे, संदेश पहले पहुंच जाएगा ब्रेन को कि खाना बंद कर दो। तो आपने देखा होगा अक्सर लोग खाली ऑर्डर सैलेड का करते हैं, आजकल सैलेड खाते हैं। सैलेड इज़ अ वेरी गुड फूड, उसमें सोयाबीन ठीक है। अच्छा, जो दालें हैं, दालों के खाने का तरीका भी अंग्रेज़ों ने ईजाद किया। स्प्राउट्स खाते हैं वो, जो कच्ची होती है लेकिन जिसमें पत्ता निकलने लगता है पानी से। पानी में डाल दिया, वो उगने लगी, उसमें उगाव आ गया। वो पक्की नहीं, कच्ची है वो, लेकिन वो कम मात्रा में खाते हैं हम बहुत, क्योंकि टेस्टी नहीं होती है। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट सारे पूरे कर देती है। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा सबसे बड़ा एंजाइम है, जो हमारे खाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शरीर में इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम बी कॉम्प्लेक्स पे बहुत आधारित है। और बी कॉम्प्लेक्स काय में होता है? स्प्राउट्स में होता है। सबसे अच्छा जो हमारा विटामिन का सोर्स है, जो दाल उगने लगे, जिसमें एक शाख निकल आए छोटी सी, वो लाजवाब खाना है। देखिए, हिंदुस्तान में कैंसर जो है मुख्य रूप से ओरल कैविटी कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वो हमारा तंबाकू के सेवन से है। उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप गुटखा खाने से है। और ये कैंसर भी यूजुअली हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो वो ओरल कैविटी कैंसर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर का कारण है, ब्रेस्ट कैंसर में अगर कारण पाए जाएँ, लेट मैरिजेज़ हैं, बच्चे लेट पैदा होना, या बच्चों को दूध नहीं पिलाना। ये 2-3 मुख्य कारण हैं जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है। ओवेरियन कैंसर शायद वैसे ही होता है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसमें हम लोग बहुत से आजकल औरतें हैं, वैसे तो रिसर्चेस में तो ये प्रूव किया गया है कि साहब जो पिल्स हैं, ओस्ट्रोजन पिल्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि ओरल पिल्स हैं, जो औरतें खाती हैं कि जो बच्चा रोकने के लिए, वो कैंसर से प्रिवेंटिव हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, कैंसर से वो प्रिवेंशन नहीं करती हैं, क्योंकि हम उनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को मैनेज कर रहे हैं, नेचुरल साइकिल में दुविधा बना रहे हैं। जब नेचुरल साइकिल में दुविधा बनाएंगे तो नेचुरल साइकिल में दुविधा बनाने से कारण म्यूटेशन होगा।
म्यूटेशन को आप रोक नहीं सकते। अगर किसी चीज़ को आप रोक रहे हैं मीन्स यू आर ट्राइंग टू जनरेट न्यू टाइप ऑफ सेल्स, आप नए आकार के सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही म्यूटेशन है। तो अब स्वाद का मामला आता है, स्वाद कैसे लें? तो अचार से लेते हैं, पिकल्स से लेते हैं, अचार बहुत खाते हैं। अचार क्या होता है, आम का अचार आपने देखा होगा, कहते हैं बहुत अच्छा अचार हो गया, गल गया पूरी तरह, बिल्कुल चुटकी से छुओ तो टूट रहा है। और वो अचार कैसे बनता है? पका के नहीं बनता है, गला के बनता है, केमिकल से, सनलाइट से बनता है, सूरज की किरणों से बनाते हैं। तो वो डिके होता है हल्के हल्के। डिके का मतलब ये है, डिके को अगर मैं कहूँ हिंदी में अनुवाद उसका सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डिके ही बोलूँगा कि वो डिके हो रहा है। वो खाना हमने उसको हल्के हल्के गलाया केमिकल्स के द्वारा। जो ये खाना हमने गलाया केमिकल्स के द्वारा, इसमें एफ्लोटॉक्सिन्स बनते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ये टेस्ट तो डेवलप कर देता है, लेकिन हमारी टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है खाने की, हम टॉक्सिन ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, ये लिबरेट होते हैं टॉक्सिन्स, एफ्लोटॉक्सिन्स लिवर को डैमेज करते हैं, गॉल ब्लैडर को डैमेज करते हैं।